आज का टॉपिक है कार्डियोजेनिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक हमने कवर किया। अब जाते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में होता क्या है? तो तीन चीज़ों का हमने डिस्कस किया था, पम्प, ब्लड वॉल्यूम और वेसल की कैपेसिटी। तो कार्डियोजेनिक शॉक में होता क्या है कि ब्लड वॉल्यूम ठीक रहता है, वेसल की कैपेसिटी भी सेम रहती है, लेकिन जो पम्प होता है वो पम्प फेल हो जाता है। अब पम्प के फेल होने की क्या क्या वजूहात हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे एरिथमियास। अगर कोई कार्डियक एरिथमियास आ रहे हैं, साइनस एरिथमियास है, एट्रियम वेंटिकुलर, कोई भी एरिथमियास है जिसकी वजह से पम्प फेल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दो के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर साइनस टेकिकार्डिया है, साइनस ब्रेडिकार्डिया है, तो ये कैसे करा सकता है पम्प फेलियर। सबसे पहले देखेंगे हम कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट के। जो हार्ट रेट होता है नॉर्मली 70-72 तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, लेकिन ओवरऑल 60 से 100 तक होता है, 60 to 100 नॉर्मल होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक रखेंगे तो 72 अराउंड होता है। तो ये हार्ट रेट हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब है कि हर कॉन्ट्रैक्शन में, हर बीट में एक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ब्लड वेंटिकल पूरे बॉडी में फेंकता है हर बीट में, तो वो 70 के अराउंड होता है। अब 70 और 72 को हम मिलाएंगे, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ml हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5000 ml तक ये 1 मिनट के दौरान ब्लड पूरे जिस्म में जाता है और वापस आता है। हार्ट रेट का मतलब ये हुआ ना कि वो 1 मिनट के अंदर हो रहा है। 1 मिनट में 70 दफ़ा धड़कना या बीट कहेंगे या इसको कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। तो 72 टाइम्स अगर ये हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हर बीट में 70 ml के हिसाब से टोटल हो गया 5000 ml। ये कार्डियक आउटपुट हो गया। अब हम अगर टेकिकार्डिया हुआ तो क्या होगा? देखो, टेकिकार्डिया में अमूमन हम ये देखते हैं, नॉर्मली कार्डियक साइकिल भी देखा जाता है कि कार्डियक साइकिल का मतलब ये होता है कि एक साइकिल कितने सेकेंड्स की होती है। तो 72 अगर बीट से 1 मिनट के अंदर, तो मैं डिवाइड करूँगा 60 सेकेंड्स डिवाइड बाई 72 जो हार्ट रेट है, तो ये आया 0.8 सेकेंड्स का। 0.8 सेकेंड्स की एक साइकिल है, मतलब जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और रिलैक्सेशन हो रही है। अगर 0.8 को मैं डिवाइड करूँगा दो हिस्सों में, एक को कहते हैं सिस्टोल और एक को बोलते हैं डायस्टोल। मतलब ये है कि एक कॉन्ट्रैक्शन होना और दूसरा क्या है, रिलैक्सेशन होना। तो कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड्स में पूरी हो जाती है, जबकि रिलैक्सेशन 0.5 सेकेंड्स में पूरी होती है। रिलैक्सेशन का मतलब दोबारा वेंटिकल्स में ब्लड आना, जमा होना, दैट इज़ कॉल्ड डायस्टोल कहेंगे या रिलैक्सेशन कहेंगे। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जितना अमाउंट था उसमें से कितना कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड चला गया, तो ये टाइमिंग कम होती है, रिलैक्सेशन की टाइमिंग ज़्यादा होती है। ये नॉर्मल होती है, 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेकिकार्डिया हुआ। टेकिकार्डिया का मतलब ये कि हार्ट रेट 150 तक गया, 72 से ज़्यादा बढ़ गया, 150 तक चला गया। जब 150 तक जाएगा तो क्या होगा? देखिए, 60 डिवाइड बाई 150, तो अप्रोक्सीमेट 0.4 सेकेंड्स की एक साइकिल हो गई। कितनी की हो गई? 0.4 सेकेंड्स की एक साइकिल हो गई। अब ऊपर क्या था कि 0.8 सेकेंड्स का बन रहा था, तो इसमें सिस्टोल और डायस्टोल के लिए टाइम मिल रहा था। अब 0.4 हो गया, बहुत जल्दी साइकिल पूरी होगी। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में तकसीम करेंगे सिस्टोल और डायस्टोल में, सिस्टोल 0.1 सेकेंड में होगा और डायस्टोल 0.3 सेकेंड में। जहाँ 0.5 सेकेंड में ब्लड जमा हो रहा था तो ज़्यादा जमा होना था, यहाँ क्या हुआ, 0.3 सेकेंड्स में क्या होगा, ब्लड कम जमा होगा।
तो फिर कब फार्मूला लगाएंगे, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। हार्ट रेट 150 यहाँ से उठा लिया, टेकिकार्डिया था। स्ट्रोक वॉल्यूम जो 70 बन रहा था अराउंड, वो कितना जमा हुआ, टाइम कम मिला, 10 या 20 मिल जमा हुआ। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये 10 हो, 20 हो, 25 हो, तो अप्रोक्सीमेट ये कि 1500 ml 20 यानी 2025, इसी तरह 3000 ml इतना भी अगर जमा हो जाता है, कार्डियक आउटपुट निकलता है, तो ये सफिशिएंट नहीं होता है, तो ये फेलियर होता है, हार्ट फेलियर। अब कार्डियक आउटपुट हम किसका देखेंगे, ब्रेडिकार्डिया का। ब्रेडिकार्डिया में हमें पता है हार्ट रेट कम होता है, तो हार्ट रेट कितना हुआ 30, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना 70 अपना नॉर्मल था। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा कोई 3000 ml अप्रोक्सीमेट। अब जितना आएगा तो ये अब कहाँ पे 5000 ml निकलना है बॉडी से हर मिनट में, तो वहाँ पे कितना निकल रहा है 3000 ml, तो 2000 ml का डिफरेंस आ गया। तो ये ब्रेडिकार्डिया में हार्ट फेल कैसे हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक कैसे हो सकता है, तो इसी तरह होता है। इससे हट के अगर वेंटिकुलर फिब्रिलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे तो वेंटिकल्स थरथरा रहे होते हैं, लेकिन कार्डियक आउटपुट ज़ीरो होता है अमूमन, स्पेशली PEA में, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है लेकिन पल्स नहीं होती है। पल्स का मतलब ये है कि कार्डियक आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो ये एरिथमियाज़ की वजह से क्या होता है, पंप फेल होता है, कार्डियोजेनिक शॉक में जाता है मरीज़। अब इसके अलावा देखा जाए तो ट्रू पंप फेल कैसे हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैसिव कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन अच्छी नहीं होगी, यानी मसल जो ट्यून है उनमें इन्फार्क्शन बहुत सारा आया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं करेंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा, जब प्रेशर एक्सर्ट सही नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट बाहर नहीं आएगा, तो क्या होगा, पंप फेल होगा, कार्डियोजेनिक शॉक में जाएगा। दूसरा कार्डियोमायोपैथी, अगर इनलार्ज हो गया लेफ़्ट वेंट्रिकल जिसके अंदर मास आया यानी या इनलार्जमेंट हो गई, तो उसमें क्या होगा, एरिया बढ़ गया। अब पहले एरिया स्पेसिफिक था तो प्रेशर उतना एक्सर्ट करना पड़ता था मसल को, लेकिन अभी क्या हुआ, एरिया बढ़ गया तो उसके लिए प्रेशर रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गया, तो वो प्रेशर इस एरिया के लिए नाकाफ़ी होती है, इनसफिशिएंट होती है। इसके रिज़ल्ट में भी कार्डियक आउटपुट कम निकलता है। क्यों कम निकलता है, क्योंकि एरिया बढ़ गया। पहले एरिया कम था तो प्रेशर रिक्वायरमेंट कम थी, अब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से पंप फेल हो जाता है। अगर तीसरा ये है कि अगर वेल्व में कोई मसला है, वेल्व डिसफंक्शन है, मिट्रल वेल्व है या ट्राइकास्पिड है, कोई भी वेल्व में मसला है, या रिगार्जिटेशन कहते हैं। रिगार्जिटेशन का मतलब ये कि सिंपली ब्लड वापस आ रहा है, वापस जा रहा, मतलब ये कि एट्रियम में वापस जो ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो जो वेल्व है वो ओपन हो के जितना जिस्म में जाना चाहिए लेकिन वो वहाँ नहीं जाता है, एट्रियम में वापस जाता है। इस वजह से पंप फेल होगा और कार्डियोजेनिक शॉक में जाएगा। दूसरा, रप्चर ऑफ पेपिलरी जो मसल होती है, पेपिलरी मसल वेंट्रिकल्स में होते हैं जो वो वेल्व के साथ लगे होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये वेल्व को सही तरीके से क्लोज़ करके रखना। अगर ये क्लोज़ करके रखेंगे तो कोई रिगार्जिटेशन वापस बाउंस बैक होके या बैक फ्लो ब्लड नहीं जाता है, तो ये कैपिलरी मसल का काम होता है जो कि उस डोर को या वेल्व को कंट्रोल करके रखता है। अगर इसमें कोई रप्चर हुआ तो ये भी वापस रिगार्जिटेट करा सकता है। इसके अलावा रप्चर ऑफ कोई सेप्टम, ये जो वेंट्रिकल, दो वेंट्रिकल्स के बीच में कोई रप्चर आ सकता है, कोई भी इन्फार्क्शन या कोई इन्फेक्शन आ सकता है जिसकी वजह से ये रप्चर हो गया, तो ब्लड यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो
ऊपर एरोटिक के एरिया से जाने के बजाय किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आ सकता है, तो पम्प फेल हो जाएगा। या ये वॉल है जो मायो एपिकार्डियम है, पेरिकार्डियम है, इस वॉल में कोई रप्चर आ गया तो कहाँ पे जाएगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन बन सकता है, यानी ब्लड वहाँ पे जमा हो सकता है। तो इस वजह से कार्डियक आउटपुट अच्छा नहीं होगा और कार्डियोजेनिक शॉक में जाएगा, और मल्टीपल कॉज हो सकते हैं।